सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया है। वही सोनम वांगचुक जिनको 6 महीने पहले एनएसए लगाकर गिरफ्तार किया गया था और सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने एक दिन पहले, जब अभी 1-2 दिन पहले अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, उसके पहले ही सरकार ने उनको रिहा कर दिया। गिरफ्तार किया तब कोई स्पष्टीकरण नहीं, रिहा किया तब भी कोई स्पष्टीकरण नहीं। क्यों गिरफ्तार किया? बस एनएसए लगा दिया, बोल दिया कि भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं। एनएसए लगा के आपने उनको 6 महीने 7 महीने तक अंदर रखा। और जो सरकार की मशीनरी है, जो गोदी मीडिया है, सरकार समर्थक जितने भी पत्रकार हैं, वो लोग इसको जस्टिफाई करने के लिए चले आए। पहली बात तो आप ये समझिए कि सोनम वांगचुक की मांग क्या थी। जब 2019 में कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस लिया गया था तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जबकि शुरू में सरकार के द्वारा ये बोला जा रहा था कि हम लद्दाख को एक अलग स्टेटहुड का दर्जा देंगे। तो इसी के तहत सोनम वांगचुक ने जब 2019 में इस चीज़ का तो स्वागत किया कि भाई चलो स्टेटहुड का मतलब जम्मू कश्मीर से स्पेशल दर्जा ख़त्म हो गया, फिर अपनी मांग उन्होंने रखी कि भाई लद्दाख को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए, 6ठी अनुसूची के तहत लाया जाए, वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए, वहाँ पे आरक्षण दिया जाए स्थानीय लोगों को। ये सब चीज़ें उनकी मांग थी और इस मांग को लेकर लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। सितंबर में थोड़ा बहुत हिंसा फैली और आप समझ सकते हैं हिंसा कैसी फैली होगी, क्योंकि जब लगातार शांतिपूर्व धरना हो रहा है तो अचानक से हिंसा कैसे फैल गई। ये सिर्फ एक टूल गैंग होता है कि वहाँ पे जाके हिंसा करो और इसके बाद हम सबको गिरफ्तार कर लेंगे, पूरा धरने को अपन एक तरीके से हिंसात्मक रूप दे देंगे। ऐसा भारत में कई जगह हुआ है, चाहे वो कृषक आंदोलन रहा हो, विद्यार्थियों का आंदोलन रहा हो, कोई भी आंदोलन रहा हो, ये टूल किट जो कुछ गैंग होता है वहाँ पे जाता है, बाकायदे वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी हिंसात्मक गतिविधि करता है और फिर पूरे आंदोलन को ही हिंसात्मक रूप दे दिया जाता है कि ये आंदोलन हिंसक आंदोलन रहा है। पूरे शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक आंदोलन दे दिया जाता है दर्जा। तो सोनम वांगचुक की बात तो नहीं मानी गई, वहाँ पे कुछ हिंसा हुई और उस हिंसा के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया और ये बोला गया कि ये यहाँ पे मतलब लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, ये सब चीज़ें बोल के उनको अंदर किया। देशद्रोह की धारा उनके ऊपर लगाई। समझो आप इस बात को। सोनम वांगचुक ने तकरीबन सैकड़ों ऐसे साइंटिफिक रिसर्च किए हैं, वैज्ञानिक खोजें की हैं। सोनम वांगचुक लद्दाख में रह रहे सेना के लिए कई खोज की है, जिससे वहाँ पे उनको ऐसे टेंट बनाने का एक ऐसा खोज किया था जिससे वहाँ पे गर्मी बनी रहे। जिसने देश के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए, अस्पताल बनाए, कई रिसर्च सेंटर बनाए, रिसर्च किया, आप उनको सीधे सीधे देशद्रोही का दर्जा दे रहे हो। जिस व्यक्ति को आपको सम्मान देना चाहिए आप उस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह की धारा लगा रहे हो। आप ऐसा समाज बनाना चाहते हो? यह है आपका नया भारत, जहाँ पर रेपिस्ट हर दूसरे महीने जेल से बाहर आ रहा है, आसाराम बापू, राम रहीम जैसे लोग। वहाँ पे एक वैज्ञानिक को आप देशद्रोह की धारा लगाकर अंदर कर रहे हो। चलिए, सब आपने किया, फिर उनका केस चला पूरा सोनम वांगचुक के ऊपर। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत समय है हर चीज़ को सू मोटो लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भयानक समय है कि जैसे ही एनसीईआरटी पे हमारे खिलाफ कुछ ऐसा छपने वाला है तो सू मोटो लेके उस किताब को पूरा रद्द कर दिया। 10 लाख कॉपीज जो भी बनाई गई थी एनसीईआरटी, सब भारत से मार्केट से बाहर आएंगी। लेकिन हैबियस कॉर्पस 6 महीने तक नहीं सुना गया, जबकि हैबियस कॉर्पस तो होता है भाई कि अर्जेंट में आप सुनो उसको। जो आर्टिकल 32 के तहत आपको मूल अधिकार को संरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अधिकार दिया गया है, आप उसी को नहीं सुन रहे हो जो आपको बेसिक है। चलो, किसी तरह सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सुना हैबियस कॉर्पस, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अपना मांगा कि भाई ये बताओ कि आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है, आप उसको रखिए हमारे पास कि इनके ऊपर आपने एनएसए इस तहत लगाया। सरकार ने ऐसा 2-3 मिनट का वीडियो लाया और उसको 7-8 मिनट का ऐसा उसका वो किया, ट्रांसलेशन किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि इस वीडियो में, ये वीडियो 2 मिनट की है, आप इसका ट्रांसलेशन 8 मिनट के दे रहे हो, कहीं ना कहीं इन दिनों में आपका इंटरकनेक्शन नहीं हो रहा है, गलत आप ऐसा परसेप्शन बना रहे हो। अब सरकार फंस चुकी थी। 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 16 मार्च को हम सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि आपके जो भी आप रख रहे हो सही गलत है।
अब सरकार इसमें पूरी तरह से फंस रही थी क्योंकि सरकार के पास कोई सबूत नहीं था। ये तो सब दिख रहा है आपको, आंखों आंख दिख रहा है कि सरकार के पास कोई सबूत नहीं है। बस आंदोलन को दबाने के लिए आपने जो मेन वहाँ का मुखिया था उसको पकड़ लिया जिससे आंदोलन खत्म हो जाए। अब सरकार यहाँ पे बैकफुट पे नज़र आ रही थी, इसीलिए उनको रिहा कर दिया। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक ये बनता अब कि 6 महीने पहले जो आपने जिसको आपने देशद्रोही बोला, 6 महीने बाद देशभक्त कैसे हो गया? एनएसए के लिए आपने धारा यहाँ क्या लिया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ऐसा क्या कर दिया आपने 6 महीने में जोधपुर जेल में कि वो देशभक्त बन गए? आपकी नज़र में, आपके अकॉर्डिंग देशभक्त तो हमारी नज़र में बहुत पहले से थे, आपकी नज़र में वो 6 महीने के अंदर देशभक्त बन गए। क्या ऐसा हुआ? जो मीडिया उनको देशद्रोही बनाने का प्रयास कर रहा था, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, अंजना ओम कश्यप हो, रूबिका लियाकत हो, अमीश गुल्लू हो, अमन जहरीला हो, जितने भी मीडिया थे, सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं साले प्रफुल्ल गर्ग जैसे लोग, क्या अब वो इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि एनएसए हटाना गृह मंत्रालय ने क्यों हटाया? क्या ऐसी वजह थी? तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि सरकार इतनी घटिया लेवल पे जा सकती है आपको किसी को गलत साबित करने के लिए। और ऐसा एक इनके पास पूरी मशीनरी है, आईटी विंग ऐसा है कि उसको एक फैला देगा बिल्कुल देशद्रोही। बताओ, एक देशभक्त को आप देशद्रोही साबित कर दिए। इतने घटिया लोग हैं देश में। आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी एलपीजी क्राइसिस चल रही है और इस पे भी सरकार पूरा एक नैरेटिव बनाने में लगी हुई है कि एलपीजी क्राइसिस नहीं है, जबकि आप उसको सीधा सीधा आप देख सकते हो, लोग लाइनों में खड़े हैं। अभी पंजाब में एक किसान मर गया, लाइन में खड़ा था। अभी उत्तर प्रदेश में एक आदमी मर गया लाइन में खड़े होने से, लाइन में लगातार खड़ा है बेचारा, अटैक आ गया, कुछ भी हो गया। यही चीज़ हुआ था कोरोना के समय। आपको कोरोना के समय भी सरकार ने यही बोला था कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, सब कुछ चंगा सी, लेकिन क्या हुआ? लाखों लोग मरे, गंगा में लाशें डूब रही थी, तैर रही थी, सॉरी। यही चीज़ आपने डिमोनेटाइजेशन पे कहा था कि अगर मेरी कोई गलती निकल जाए तो मुझे वो चौराहे पे खड़ा करना। वो चौराहा कहाँ है? मैं वो आज भी वो चौराहा तलाश कर रहा हूँ। ये सरकार हर चीज़ में फेल हो रही है, चाहे वो विदेशी नीति हो, घरेलू नीति हो, हर चीज़ में फेल हो रही है। लेकिन हाँ, जो सरकार की मशीनरी है वो सरकार को राजा दिखाने का प्रयास पूरी तरह से करती है। सरकार का आईटी विंग चालू हो जाएगा और पुरानी चीज़ों को लेकर शुरू हो जाएगा कि पहले ये होता था, अब ये होता था। भाई अभी की बात करो ना, 11 साल से तुम हो सरकार में, 12 साल से तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया पुरानी सरकारों को दोष देने के अलावा? तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सरकार के आप फेक नैरेटिव में मत आएँ। आप पहचान करें कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। सोनम वांगचुक जैसे लोग कल भी देशभक्त थे, आज भी देशभक्त हैं, आने वाले समय में भी देशभक्त रहेंगे। देशद्रोही वो लोग हैं जो झूठी न्यूज़ फैलाते हैं, चाहे वो देश का मीडिया हो, चाहे सरकार की मशीनरी हो, और चाहे वो लोग हों जो आज के समय में चुप हैं, वो भी देशद्रोही मेरी नज़र में रहेंगे। मेरी नज़र सही है गलत है वो बात अलग है, लेकिन मेरी नज़र में वो देशद्रोही रहेंगे जो आज इस समय चुप हैं, अपने आप को न्यूट्रल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं जानते हैं। तुम भी देशद्रोही हो, और हर वो व्यक्ति देशद्रोही है जो सच का साथ नहीं दे रहा है। प्रफुल्ल गर्ग जैसा घटिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर देश की हमारी मीडिया हो, वो सब देशद्रोही है। जो सरकार के बताए हुए रास्ते पे चले जा रहा है, पूरा फेक नैरेटिव फैला रहा है कि सोनम वांगचुक देशद्रोही था। थू है तुम लोगों पे, साले तुम मीडिया के नाम पे कलंक हो। पूरे विश्व में भारत की मीडिया को लताड़ा जा रहा है, पूरा विश्व भारत की मीडिया के ऊपर थू कर रहा है, और सिर्फ और सिर्फ वजह क्यों? क्योंकि हमारा मीडिया फेक न्यूज़ फैलाता है, सरकार का साथ दे रहा फेक न्यूज़ फैलाने में। तो आप समझिए, आप समझदार हैं, समझदार बनिए, सोचिए विचारिए, उसके बाद बोलिए। सत्य असत्य आप खुद खोज कीजिए, दूसरों के मत्थे मत बैठिए। जो भी मीडिया उनके मत्थे मत बैठिए कि वो कुछ करेंगे आपके लिए। आप हर चीज़ का खुद एनालिसिस कीजिए, खुद सोचिए विचारिए, मंथन कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद बोलिए। जय हिंद।